नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। गौरतलब सवाल है कि टीवी चैनलों पर ललित मोदी, सुषमा स्वराज, वसुंधरा राजे को लेकर हुए हल्ले का आम जनता में कितना व कैसा प्रभाव है। हिसाब से भारत में एलिट प्रभुवर्ग या कि ओपिनियन मेकर राजनीतिक हवा बनाने बिगाड़ने का दावा करता है। उस नाते अंग्रेजी मीडिया का शोर कान फाड़ू है, मगर इस मीडिया का नरेंद्र मोदी के लिए मतलब नहीं है। इस कथित राष्ट्रीय हल्ला बोल मीडिया के घनघोर विरोध के बावजूद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। उस नाते दो निष्कर्ष बनते हैं। पहला यह कि न नरेंद्र मोदी पर असर होगा और न उनके समर्थकों पर। दूसरा निष्कर्ष है कि कथित ओपिनियन मेकर जमात और नरेंद्र मोदी में एक दूसरे को लेकर वैसे ही खिंची रहेगी जैसी पहले थी। जो हल्ला करने वाले हैं वे हल्ला करते रहेंगे, जो विरोध करने वाले हैं वे बेखौफ होकर ऊंची आवाज में हल्ला करते रहेंगे। ऐसे में अहम मुद्दा यह है कि नीचे या कि आम आदमी में इस सब का क्या असर है। यदि असर होता है तो क्या वह मोह भंग वाली स्थिति होगी, क्या फिर सुनाई देगा कि सब एक जैसे हैं। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां हैं। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद दूसरी बार रमजान का महीना आया है। इफ्तार दावतों का सीजन शुरू हो गया है। सो इस बात को लेकर सस्पेंस बना है कि इस बार प्रधानमंत्री इफ्तार देंगे या नहीं। ये भी सस्पेंस है कि उनकी पार्टी के जो मुस्लिम नेता पहले इफ्तार और ईद की दावत देते थे, वे इस बार क्या करेंगे। पिछली बार शाहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी दोनों ने इफ्तार की दावत नहीं दी थी। एक तीसरा सस्पेंस कांग्रेस की इफ्तार दावत को लेकर भी है। कांग्रेस के जानकार सूत्रों का कहना है कि पार्टी के कई नेता चाहते हैं कि कांग्रेस को आधिकारिक रूप से इफ्तार की दावत नहीं देनी चाहिए। ये नेता अपनी बात के समर्थन में ए.के. एंटनी के पिछले साल दिए एक बयान का हवाला दे रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की छवि मुस्लिम परस्त पार्टी की हो गई है, जिससे उसे लोकसभा चुनाव में घाटा हुआ। हालांकि ज्यादा संभावना इस बात की है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी इफ्तार दावत की मेजबानी करेंगी। बहरहाल कांग्रेस के पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी को इफ्तार दावत देने की चुनौती दी है। जानकार सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री पिछले साल की तरह ही इस साल भी कोई दावत नहीं देने जा रहे हैं और उनकी पार्टी के नेता भी दूरी बनाकर रखेंगे। हाँ, ये संभव है कि राष्ट्रपति भवन में प्रणब मुखर्जी दावत दें और उसमें प्रधानमंत्री हिस्सा लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार में मामूली फेरबदल करने वाले हैं। इसका समय तय नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि रमजान के पाक महीने में प्रधानमंत्री एमजे अकबर को मंत्री पद का तोहफा दे सकते हैं। उनको राज्यसभा की सीट का तोहफा तो दे ही दिया गया है। वे झारखंड की एक सीट के लिए उपचुनाव लड़ रहे हैं। अगले महीने के पहले हफ्ते में उनका राज्यसभा सदस्य चुना जाना तय है। सो कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री उनको विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाएंगे और खाड़ी देशों का प्रभार देंगे। भाजपा के जानकार सूत्रों के मुताबिक मुख्तार अब्बास नकवी को भी ईद का तोहफा मिल सकता है। वे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय स्वतंत्र प्रभार के मंत्री बनेंगे। बताया जा रहा है कि नजमा हेपतुल्ला रिटायर होंगी और उनकी जगह नकवी पूरी तरह से काम संभालेंगे। नजमा हेपतुल्ला की खाली होने वाली सीट अगर सैयद शाहनवाज हुसैन को मिलती है तो रमजान के महीने में तोहफा हासिल करने वाले पार्टी के वो तीसरे नेता होंगे। सूत्रों के मुताबिक नजमा हेपतुल्ला को राज्यपाल बनाया जाएगा। पहले उनके बिहार में राज्यपाल बनने की चर्चा थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि वे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राज्यपाल बनेंगी। अभी तक की बातों से ऐसा लग रहा है कि 21 जुलाई से संसद सत्र शुरू होने से पहले यह बदलाव हो सकता है। हालांकि अभी यह तय नहीं है कि ये फेरबदल इन्हीं 2-3 चेहरों तक सीमित रहेगी या दूसरे लोग भी इसके दायरे में आएंगे। केंद्र सरकार की रफ्तार पूरी तरह से ठहरने वाली है। भाजपा और केंद्र सरकार के जानकार सूत्रों का कहना है कि बिहार चुनाव तक अधिकतर राजनीतिक और विधायी फैसले अटकने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अपनी 4 महिला नेताओं को लेकर मुश्किल में हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी, राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और महाराष्ट्र सरकार की मंत्री पंकजा मुंडे चारों किसी न किसी विवाद में घिरे हैं और प्रधानमंत्री के ऊपर उनका इस्तीफा
लेने का दबाव है। ये बहुत बड़ा राजनीतिक फैसला है, लेकिन प्रधानमंत्री इसे टाल रहे हैं और बताया जा रहा है कि बिहार चुनाव के बाद ही इस बारे में फैसला करेंगे। अभी इनको हटाकर वे विपक्ष के हाथ में प्रचार का नया मुद्दा नहीं देना चाहते। इसी तरह संसद सत्र में कई अहम विधेयक आने वाले हैं। इसमें भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव करने वाला विधेयक भी है और जीएसटी बिल भी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने तय किया है कि अगले साल 1 अप्रैल से जीएसटी कानून लागू करना है, लेकिन अगर राज्यसभा में प्रवर समिति की रिपोर्ट नहीं मानी गई तो ये बिल अटकेगा। विपक्ष पूरी तरह संसद को ठप करने की तैयारी में है। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने साफ कर दिया है कि वे भूमि बिल को न तो पास होने देंगे और न गिरने देंगे। अगर बिल सदन में नहीं गिरता है तो सरकार साझा सत्र भी नहीं बुला पाएगी। अब आज की सुर्खियां, ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। दिल्ली सरकार भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पर नियंत्रण को लेकर केंद्र सरकार के साथ चल रही जंग में पहला राउंड हार गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली सरकार की ओर से दायर याचिका पर कोई भी आदेश देने से इनकार कर दिया है। साथ ही कहा है कि उपराज्यपाल नजीब जंग की ओर से नियुक्त किए गए एसीबी प्रमुख मुकेश मीणा को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के ऑफिस में जाने और कामकाज करने से नहीं रोका जा सकता है। हाई कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और 2 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी। गौरतलब है कि उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी मीणा को एसीबी का प्रमुख नियुक्त किया है, जबकि दिल्ली सरकार ने एसएस यादव को एसीबी का प्रमुख बनाया है। एक ही पद पर 2 लोगों के नियुक्त होने से कामकाज ठप है। दोनों अधिकारियों ने एक दूसरे पर आरोप भी लगाए हैं। दिल्ली सरकार ने अदालत को बताया है कि उपराज्यपाल भ्रष्टाचार के मामलों की जाँच रोक रहे हैं और इसलिए उन्होंने अपनी पसंद का अधिकारी बिना मुख्यमंत्री की सलाह के नियुक्त किया है। ललित मोदी की मदद करने के मामले में घिरी राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खिलाफ कांग्रेस ने हमला और तेज कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ नए दस्तावेज जारी किए हैं और वसुंधरा राजे के सांसद बेटे दुष्यंत सिंह और आईपीएल घोटाले के आरोपी ललित मोदी पर आरोप लगाया है कि इन लोगों ने धौलपुर महल हड़प लिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने दस्तावेज पेश करके कहा है कि धौलपुर महल सरकारी संपत्ति है, लेकिन दुष्यंत की कंपनी नियंत हेरिटेज और ललित मोदी की कंपनी आनंदा ने इसमें निवेश किया है। रमेश ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे मौनेंद्र बन गए हैं और धृतराष्ट्र बनना चाहते हैं तो उनकी मर्जी। रमेश ने कहा कि 1954 से लेकर 2010 तक के 6 दस्तावेज हैं जिनमें धौलपुर महल को सरकारी संपत्ति बताया गया है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि दुष्यंत मॉरिशस की फर्जी कंपनी के जरिए 22 करोड़ रुपए भारत ले आए, जिसमें से उन्होंने 11 करोड़ रुपए अपनी कंपनी नियंत हेरिटेज में निवेश कराया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि हिंदू धर्म में सारी समस्याओं का समाधान है। अहमदाबाद में पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की किताब का विमोचन करते हुए अमित शाह ने कहा कि उनका जन्म हिंदू परिवार में हुआ है, इसलिए वे ऐसा नहीं कह रहे हैं, बल्कि वे सचमुच मानते हैं कि दुनिया की सारी समस्याओं का समाधान हिंदू धर्म में है। उन्होंने बताया कि 2 साल तक जब वे बड़ी मुश्किलों का सामना कर रहे थे, तब उन्होंने देश के सारे ज्योतिर्लिंगों के दर्शन किए थे और सभी शक्तिपीठों पर जाकर आशीर्वाद लिया था, लेकिन उस समय सोमनाथ के दर्शन नहीं कर पाया था। गौरतलब है कि तब अदालत ने उनके गुजरात जाने पर रोक लगा रखी थी। ग्रीस का आर्थिक संकट और गहरा गया है। $1.7 अरब का कर्ज चुकाने की आखिरी तारीख नजदीक आने और कोई समाधान नहीं दिखाई देने के बाद दुनिया भर के शेयर बाजार में गिरावट रही। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक भी औंधे मुंह गिरा। ग्रीस को कल तक 1.6 अरब यूरो यानी $1.7 अरब का कर्ज चुकाना है। अगर वह कर्ज नहीं चुका पाता है तो उसे डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाएगा। यूरो जोन में बने रहने की ग्रीस की सारी कोशिशें नाकाम होती दिख रही हैं। उसके यहाँ सारे बैंक अगले 7 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं और एटीएम से भी सिर्फ 60 यूरो तक निकालने की इजाजत है। सारे विदेशी ट्रांसफर बंद कर दिए गए हैं। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी अक्सर कहा करते थे कि सबसे बड़ा संकट जनता में अविश्वास का है। नरेंद्र मोदी ने अपने प्रति भरोसा पैदा किया, तभी जनता ने उन्हें समर्थन दिया, उनसे उम्मीद भी बंधी। अब ललित मोदी के प्रसंग से फिर भरोसे का सवाल है। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे भरोसे में हैं कि जनता के बीच उनकी साख कायम है, लोगों का भरोसा बना हुआ है और सरकार के मंत्रियों को लेकर जो विवाद शुरू हुआ है उससे मोहभंग की स्थिति नहीं बनी है। तभी उन्होंने ललित मोदी की मदद करने के आरोप में अपनी सरकार की वरिष्ठ मंत्री सुषमा स्वराज और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम आने के बाद कोई बयान नहीं दिया, कोई ट्वीट नहीं किया, किसी किस्म की सफाई नहीं दी, सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी इस बारे में कुछ नहीं कहा और न रेडियो पर मन की बात में इसका जिक्र किया। जाहिर है वो इसे तवज्जो नहीं दे रहे हैं। उनके वरिष्ठ मंत्रियों ने इस मामले में बचाव कर दिया। राजनाथ सिंह ने दो टूक अंदाज में कहा कि किसी मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा, तो अरुण जेटली ने कहा कि सरकार में कोई भी दागी नहीं है। इसके बावजूद मीडिया में हल्ला थम नहीं रहा है। सोशल मीडिया में भी आरोपी मंत्रियों के खिलाफ मुहिम छेड़ी है। कई चैनल के एंकर तो स्टूडियो में बैठकर इस्तीफे का समय तक तय कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी मीडिया के इस किस्म के शोर से वाकिफ हैं, इसलिए उन्होंने इसे तवज्जो नहीं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2002 के बाद लगातार इस तरह के हमले झेले हैं। अगर वे मीडिया के हिसाब से काम करते तो उनको गुजरात के मुख्यमंत्री पद से कई बार इस्तीफा देना होता, लेकिन वे मीडिया के हल्ले की अनदेखी करते रहे। वे मान रहे हैं कि इस हल्ले का भी कोई मतलब नहीं है, बात आई गई हो जाएगी, कोई दूसरा नया मामला आ जाएगा और लोग ललित मोदी प्रकरण भूल जाएंगे। अगर अभी कोई कार्यवाही कर दी तो विपक्ष और मीडिया दोनों का हौसला बढ़ेगा। पहले ही साल में सरकार का इकबाल खत्म हो जाएगा, इसलिए उन्होंने खुद चुप्पी साधी और विवाद होने दिया। लेकिन सवाल है कि क्या सचमुच प्रधानमंत्री जो सोच रहे हैं देश के जमीनी हालात बिल्कुल वैसे ही हैं? यह लाख% का सवाल है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने गुजरात में रहकर 12-13 साल तक जो झेला है वह बिल्कुल अलग मामला था। अभी जिस मामले पर विवाद हो रहा है वह अलग किस्म का मामला है। चाहे गोधरा कांड हो या उसके बाद हुए गुजरात के दंगे हो या आतंकवादियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ का मामला हो, इन सब पर हुए विवाद ने अंततः नरेंद्र मोदी और अमित शाह की प्रोफाइल ही बढ़ाई, उन्हें फायदा ही पहुंचाया। इन सब विवादों से मोदी की जो दबंग मर्द हिंदू नेता जो छवि बनी, उसका लोकसभा चुनाव में उनको बड़ा फायदा मिला। ये मामले लोगों की भावनाओं से जुड़ गए हैं, जिनकी वजह से एक बड़ा समूह उनका विरोधी हुआ तो उससे भी बड़ा समूह उनका कट्टर समर्थक बना। लेकिन IPL घोटाले के आरोपी ललित मोदी की मदद करना कोई भावनात्मक मुद्दा नहीं हो सकता है। यह पहली नजर में भ्रष्टाचार और संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के गलत आचरण का मामला है। तभी इस मामले पर लोगों की राय अलग है। चूँकि प्रधानमंत्री ने खुद सार्वजनिक जीवन में आचरण का स्तर बहुत ऊंचा उठाया है, इसलिए लोगों की उम्मीदें भी बहुत ऊंची हैं। इन उम्मीदों को टूटने से बचाना और लोगों का भरोसा कायम रखना प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है, तो साथ ही आरोपों में घिरे उनके सहयोगियों की भी जिम्मेदारी है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद हालिया विवाद के जनता में असर पर चर्चा करेंगे। जनता का मनोविज्ञान बूझना टेढ़ा काम है। आमतौर पर नेता सत्ता में रहते हुए इसमें फेल होते हैं। सत्ता के चश्मे से सब कुछ हरा दिखलाई देता है, पर विपक्ष और मीडिया भी पूर्वाग्रह के कारण फेल होता है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी है। नीरजा जी, क्या आप सचमुच में मानती है कि दिल्ली का जो कथित राष्ट्रीय मीडिया है उसके शोर के कारण देश भर के अंदर जनता में नरेंद्र मोदी की सरकार को लेकर राय बदल रही है या बदली है परसेप्शन? देखिए, दिल्ली के कथित राष्ट्रीय मीडिया जो जिसने 12 साल तक नरेंद्र मोदी को बिल्कुल खत्म हुआ माना या प्रधानमंत्री की बनने की संभावना कतई नहीं मानी, वो आज वापस नरेंद्र मोदी के खिलाफ या उनकी सरकार को लेकर उतना ही क्रिटिक है जितना उस वक्त था। देखिए, ये हमको नहीं भूलना चाहिए कि ये कथित मीडिया ने यूपीए के खिलाफ एक माहौल बनाने में भूमिका अदा की थी। नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभी मूड नहीं है, लेकिन एक सवाल उठ रहा है, परसेप्शन बदल रहा है और लोग ओपनली कह रहे हैं, और आज खासकर उन लोगों की बात कर रहे हैं, वो नहीं जिन्होंने विरोध किया था नरेंद्र मोदी का, वो लोग जिन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए वोट दिया था, जिनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी और एक साल खत्म होने तक भी वो हनीमून पीरियड कंटिन्यू कर रहा था कि इनको चांस देना है, टाइम देना है। उन लोगों की बात कर रही हूँ। वो आज कह रहे हैं सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे, कि सरकार
कुछ नहीं कर रही है, सबको बचा रही है। जी, ये नरेंद्र मोदी के लिए मेरा ये मानना है कि ये कोई बातें मतलब नहीं रखती। अगर फैसला करना तो दो टूक फैसला होगा, लेकिन वो अगर फैसला नहीं कर रहे हैं तो क्या ये नहीं लगता है कि उनका सचमुच का जो 12 साल का अनुभव है कि भाई ये इस तरह के मीडिया शोर से अगर इससे हम प्रभावित होकर काम करेंगे, राजनीति करेंगे तो कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। काम पे फोकस करो, 5 साल बाद काम से नतीजे आएंगे। ये अप्रोच नहीं लगती? देखिए, वो इंदिरा गांधी की लाइन जो है कि अगर प्रेशर में आके हम एक्शन लेंगे तो फिर हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम बनेगी। प्रेशर में चाहे किसी ने गलती भी की, उस गलती को मतलब उस गलती को के साथ चलो, अगर करना भी है मतलब ठंडा होके खाओ, गरम नहीं। आप नरेंद्र मोदी के उसके कि नरेंद्र मोदी का उस मामले में कि एक पुराना मामला है वो है, उसमें नरेंद्र मोदी को लेकर लोगों में राय या केंद्र की सरकार को लेकर लोगों की राय कैसे बन रही होगी? देखिए, मतलब ये इसलिए कि क्या नरेंद्र मोदी से बहुत ज्यादा उम्मीद थी, राजा हरिश्चंद्र वाला था इसलिए मामला ये था? बिल्कुल, वो बहुत ज्यादा उम्मीद थी। वो देश के मुखिया हैं, आज देश के मुखिया की तरह वो एक्ट कर रहे हैं और ये मान लेना कि बिल्कुल हेल्पलेस हैं, तो ये तो लोग नहीं मानते हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टी ने जो व्यू ले लिया है कि हम इनके डिफेंस में आएंगे, उससे लग रहा है कि ये डैमेज कंट्रोल करेंगे, ब्रेजन आउट करेंगे, राइड द स्टॉर्म, किसी ना किसी तरह आगे हम मैनेज करेंगे। यूपीए भी वो करती थी, इसीलिए लोग कहते हैं सभी एक बराबर हैं। ऐसा नहीं है। नहीं, लेकिन एक सभी में ये, क्योंकि ये पिछले 10 साल का है कि आप सनसनी या जो भी हो हल्ला जैसा आरोप प्रत्यारोप है उसके बीच में फैसले करें, ये एक आदत बन गई थी। लेकिन पुरानी स्कूल के वाले जो है, जो राजनीति जो इंदिरा गांधी के समय जो आपने कहा, उसमें ये कि नहीं अब ये धर्रा बदला जाए, केवल आरोप से नहीं। जो अरुण जेटली ने कहा कि इसमें इलीगलिटी क्या है, वो अप्रोच के साथ में अब फेस किया जाए, राजनीति बदली जाए, ये नहीं। पर वो नहीं आ रहा है ना सामने, एक टेक्निकल लीगल आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर मान लीजिए तुरंत नरेंद्र मोदी नहीं, देखिए एक आप जरा ये कीजिए कि हाँ, अगर वो कहते तुरंत शक के दायरे में भी मेरी पार्टी का कोई आता है तो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी, क्रेडिबल इंक्वायरी तुरंत होगी और फिर दूध का दूध पानी का पानी होगा, उसके बाद एक्शन होगा। ये अगर स्टैंड लेती पार्टी तो वो ज्यादा तो अलग एक मैसेज है। ठीक है भाई, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के तहत, जिसमें लोगों का विश्वास हो, तो कहते हैं हाँ ठीक है। क्योंकि आप कह रहे हैं ना, जैसे मीडिया का प्रेशर है, ऑपोजिशन को एक मुद्दा मिल गया है, ये सब तो दिखता ही है ना, तो वो अपना उसको भुनाएंगे। लेकिन इनकी तरफ से बहुत टाइम लगाया, बहुत डिफेंसिव हो गए और आज तक कुछ ऐसा सामने नहीं आया कि भाई हम नीचे तक जाएंगे। मतलब ये कि सरकार की तरफ सबसे बड़ी आपके अनुसार कमी ये कि सरकार की तरफ से एक अगर कोई मामला भी है तो उसकी जांच होगी या ये होगी, इस तरह का अधिकृत होता तो उसको सिरे से खारिज करना वो ज्यादा गड़बड़ है मामला। मुझे लगता है कि वो बेहतर होता। और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आप देखिए नरेंद्र मोदी का मौन रहना, जबकि पार्टी ने एक स्टैंड ले लिया कि इनको बचाना है। हाँ, तो पार्टी का स्टैंड हो गया, सरकार के मंत्रियों का स्टैंड हो गया, लेकिन प्रधानमंत्री चुप है। तो उससे लगता है कि आप प्रधानमंत्री अपनी थोड़ी रिजर्वेशन व्यक्त कर रहे हैं कि मैं थोड़ा सा डिस्टेंस हूं इससे। हाँ, मैं तो वो अपने आप को अलग बताते हुए थोड़ा अलग कर रहे हैं, ऐसा लगता नहीं, अलग बताते हुए अपने काम में लगे हुए हैं, ये मैसेज नहीं दे रहे कि वो ये सोच रहे ये सब फालतू ये जो है। पहले तो ठीक था भाई, हर चीज पे प्रधानमंत्री थोड़ी बोले कि राजनाथ सिंह बोल लिए, गडकरी बोल लिए, जेटली बोल लिए, सब तो बोल लिए, ये तो लग रहा था। लेकिन अब इतना बवाल जब मत किया, रोज आए दिन कुछ निकल के आ रहा है और एक शंका पैदा हो गई है, तो कुछ ना कुछ, या चाहे प्रधानमंत्री कहे सब कुछ बेबुनियाद है जी, तो भी लोग कहते हैं भाई प्रधानमंत्री ने बोला बेबुनियाद है या हम इंक्वायरी करेंगे। मतलब चुप्पी, तो अब लोग ये कहना शुरू, चुप्पी से अब वो, मुझे लगता है कि लोग अब अभी शुरुआत नहीं, बट कुछ कुछ जो कह रहे हैं कि भाई ये भी मौन है मनमोहन सिंह की तरह। जी निर्जय जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है कि प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@twitter पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।